बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है क्या? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन वो पहला आदमी था जिसने ग्रेविटी का आइडिया दिया था। कैसे? It was an evening of 1665 when he was trying to solve the mystery why planets revolve around the sun. 1665 की एक शाम को वो एक दरख्त के नीचे बैठा, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कैसे करते हैं। सडनली एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री अंडर ही वाज सिटिंग। और क्या हुआ कि अचानक एक सेब दरख्त से ज़मीन पर आ गिरा। एन आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैशेज इन हिज माइंड। तो उस वक्त अचानक उसके माइंड में ग्रेविटी के आइडिया ने जन्म लिया। He discovered not only the cause of falling apple but also the cause that makes the planets to revolve around the sun and the moon around the earth. और उस सेब के गिरने से उसने ना सिर्फ ग्रेविटी के आइडिया को फाइंड आउट किया, बल्कि इसके साथ साथ वो ये भी जान गया कि प्लैनेट्स सन के अक्रॉस कैसे रिवॉल्व करते हैं और जो मून है वो अर्थ के अक्रॉस कैसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम ग्रेविटी, ग्रेविटेशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? अब न्यूटन ने वो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस की थी, उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि फोर्स विच काजेज एन एप्पल टू फॉल ऑन अर्थ एंड द फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट आर ऑफ द सेम नेचर। यानी कि जो उसने ऑब्जर्व किया था कि जो सेब है वो ज़मीन पर गिरता है, तो किस फोर्स ने उसे ज़मीन पे गिराया? वो ग्रेविटी की फोर्स थी। तो उसने ये कंक्लूड किया कि वो फोर्स जो एप्पल पे अप्लाई होती है और वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, या वो फोर्स जो मून को अपने ऑर्बिट में रखती है, उनकी नेचर सेम है। इसके बाद उसने फर्दर ये कंक्लूड किया कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। कि एक ऐसी फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है इस यूनिवर्स में कि इस यूनिवर्स में जितने भी दो ऑब्जेक्ट हैं उन पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन चार्जेस की सूरत में होगी। कि दुनिया में जितने भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है, और उस फोर्स को उसने क्या नाम दिया? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी कि जितने भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हम सपोज करते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मैसेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। एक्सप्लेनेशन के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो मैसेज हैं, एक m1 और दूसरा m2 है, और दोनों मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि जो डिस्टेंस होगा वो दोनों मैसेज के सेंटर से होगा। अब हम इस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए फर्दर इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला सॉल्व करते हैं या फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज m1 एंड m2। ये डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। उसको हम मैथमेटिकली लिखें तो F प्रोपोर्शनल आता है m1 m2 के। और इसका सेकंड पार्ट क्या है कि फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, यानी कि वो फोर्स उन दो मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है
उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल आ जाता है m1 m2 बाई डी स्केयर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, एफ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्केयर आ जाएगा, जहाँ पे जी क्या है, जी इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यानी कि जहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जहाँ पे जी वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं और इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर है। ये वैल्यू सेम रहती है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, the gravitational force of attraction between objects around us is very small and we do not feel it। यानी कि जी की वैल्यू 10⁻11 ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो इस जी की बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हमें फील नहीं होती। अब लेकिन मैस जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर लेता है, इसकी वजह क्या है, मैस ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज। जो अर्थ का मैस है वो बहुत ज़्यादा है। इट अट्रैक्ट्स नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विद ए सिग्निफिकेंट फोर्स। वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फोर्स ज़्यादा होने की वजह से। फोर्स ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मैस ज़्यादा है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो उस एक तो डायरेक्शन अर्थ की तरफ होती है, और वो किस वजह से होता है कि वो बेसिकली अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और इसका फार्मूला है इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्केयर है। उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या सिमिलैरिटी है। तो इट इज़ बी नोटेड दैट m1 अट्रैक्ट्स m2। m1 m2 को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स F से। तो अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो m2 भी अट्रैक्ट कर रहा है m1 को सेम फोर्स से, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। If the force acting on m1 is considered as action, then the force acting on m2 will be reaction। यानी कि वो फोर्स जो m1 पे एक्ट कर रही है अगर हम उसको एक्शन के तौर पर कंसिडर करें तो वो फोर्स जो m2 पे एक्ट कर रही होगी वो रिएक्शन की फोर्स होगी। एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। This is consistent with Newton's third law of motion, which states to every action there is always an equal but opposite reaction। अब ये स्टेटमेंट किस चीज़ से मिलती जुलती है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ये सिचुएशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मिलती जुलती है क्योंकि वहाँ पे भी यही था कि एवरी एक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो यहाँ पे भी यही था कि m1 और m2 दोनों का एक्शन यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, द वेट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। किसी भी बॉडी का वेट किस वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट कर रही होती है उस बॉडी को। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है यानी कि इसका कॉन्टैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल ऑन रिटर्न इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसा कि सपोज हमारे पास एक बॉडी है, उसको अगर हम अपवर्ड थ्रो करते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। इसी तरह एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगा और फिर जब डाउनवर्ड आता है, रिटर्न करता है वापस, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। यानी कि अर्थ जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये तमाम प्रोसेस परफॉर्म होता है। वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ आर नॉट। अब जो बॉडी जो हमने ऊपर थ्रो की वो अर्थ के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई हो रही थी। इसी वजह से कहा गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स कहते हैं, यानी कि अर्थ के क्रॉस एक स्पेसिफिक रीजन जिसमें वो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फील्ड फोर्स का नाम देंगे। इट इज अज्यूम्ड दैट ए ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। हम अज्यूम करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो ऑल अराउंड द अर्थ एग्जिस्ट कर रही होती है। दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एज शोन बाय द एरोस। और ये फोर्स क्या करती है? डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, जैसा कि ये एरोस की मदद से दिखाया गया है। The gravitational field becomes weaker and weaker as we go further and further away from the earth. Gravitational field कमज़ोर होती जाती है जो जो हम दूर होते जाते हैं अर्थ से। In the gravitational field of Earth, the gravitational force per unit mass is called gravitational field strength of the earth. ये क्या हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आ गई कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ जहाँ जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ का नाम देते हैं। एट एनी प्लेट्स इस वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो किसकी इक्वल होगी? जी की वैल्यू की इक्वल होगी। नियर दी अर्थ, अर्थ के नज़दीक जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसी वजह से सरफेस ऑफ दी अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर के जी के इक्वल होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। थैंक यू।